So today we actually were reading the chapter manufacturing industries, and आज का जो हमारा टॉपिक है that is agro-based industries we will talk about. तो agro-based industries आपको पता रहनी चाहिए, industry which are dependent on agriculture for their raw material. For their जो industries agriculture पर dependent रहती हैं अपने raw material के लिए, उसको agro-based industries बोलते हैं. Are you getting? जैसे कॉटन होगी, जूट है, सिल्क है, वूलन है, टेक्सटाइल है, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री कैटेगरी में आती हैं. इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स. ये इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल पर बेस्ड रहती है, जैसा कि मैंने बताया. लेट्स नो अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन. थोड़ा डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है? इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया, यही एक इंडस्ट्री है भारत में विच इज़ सेल्फ रिलियंट. जो सेल्फ रिलियंट है, इट मीन्स इसका प्रोडक्शन यूनिट्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, स्पिनिंग और जितने भी प्रोसेस होते हैं, स्पिनिंग हो गया या फिर कार्डिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, डाइंग हो गया, वो सारी चीज़ें इंडिया में ही की जाती हैं. दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिलियंट इंडस्ट्री दैट इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. मतलब वैल्यू चेन का मतलब ये है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इट मीन्स फिनिश्ड गुड तक. इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस. ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा करता है. और फॉरेन एक्सचेंज, वी गेट सम फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो. इट मीन्स वी ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री. कॉटन टेक्सटाइल में आपका है. दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर. इस इंडस्ट्री का बहुत ही क्लोज लिंक्स रहते हैं एग्रीकल्चर के साथ. एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स. और फार्मर्स के लिए भी ये लिविंग प्रोवाइड कराती है, मतलब जीविकोपार्जन का साधन दिलवाती है. कॉटन बॉल प्लकर्स जो हैं, वर्कर्स इंगेज, और जो वर्कर्स इंगेज रहते हैं गिनिंग में, स्पिनिंग में, बीबिंग में, डाइंग में, डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में, टेलरिंग एंड स्विंग में. These all are the categories through which the raw cotton is converted into the finished good. तो इसमें सारे जगहों पर, जैसे चाहे गिनिंग का हुआ या स्पिनिंग हुई, अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, तो सभी को रोजगार मिलता है. इट सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज. ये दूसरी भी बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करती है, जैसे कि केमिकल्स हो गया, या फिर डाई इंडस्ट्री हो गई, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गया, या इंजीनियरिंग वर्क हो गया. इसके बाद आपकी आती है जूट टेक्सटाइल. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट. इंडिया सबसे ज़्यादा मात्रा में रॉ जूट का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है. कौन सा? रॉ एंड जूट गुड्स. मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. हुगली रिवर के पास में. नेक्स्ट आपका शुगर इंडस्ट्री आती है. इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. नंबर 2 पर आता है शुगर प्रोडक्शन में अपने भारत का नाम. पहला ब्राज़ील में है. बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गर और खांडसारी. मतलब गर सीरा होता है. सीरा और खांडसारी के प्रोडक्शन में जो भारत है नंबर 1 पर है. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर. और नेचर में सीजनल होती है. इसका मतलब काम जो है वो सिर्फ सीजनल होता है. जैसे ठंड के समय पे, इस समय हमारे पीलीभीत में गन्ना फैक्ट्री चल रही है. उसके बाद जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो ऑफ सीजन हो जाता है. ज़्यादातर लोगों के लिए काम समय नहीं मिलता है. अब हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी. अब वी विल टॉक अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स पर बेस्ड होती हैं. इंडस्ट्रीज दैट आर मिनरल्स एंड मेटल्स आर रॉ मटेरियल्स. जहाँ जो इंडस्ट्री में मिनरल्स या फिर मेटल्स का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में होता है, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. कौन सी इंडस्ट्री? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. लेट्स डिस्कस सम इंडस्ट्रीज दैट आर अंडर दिस कैटेगरी. कुछ इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में आती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की. आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री. एज आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्रीज कैटेगरी में आती हैं एज ऑल अदर इंडस्ट्री. क्योंकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं सारी, चाहे वो हैवी हो, मीडियम हो या फिर लाइट हो, डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी. इसी पर अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट रहती हैं. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हैवी इंडस्ट्री. और इसको एक हैवी इंडस्ट्री कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स जितने भी होते हैं इसके, और एज वेल एज फिनिश्ड गुड, और फिनिश्ड गुड्स आर हैवी होते हैं और बहुत बल्कि भारी भी होते हैं.
इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में अभी तक। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली, हालांकि हमारा जितनी भी कैपेसिटी है या पोटेंशियलिटी है हमारे देश में उतनी हम पूरी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रोकती हैं हमें, जैसे हाई कास्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, क्योंकि कुकिंग कोल की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ये लो अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर भी इतनी एफिशिएंट नहीं है हमारे यहाँ की अच्छे प्रकार का वो प्रोडक्शन कर पाए। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई जो है वो रेगुलर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ना होने की वजह से जो है वो हाई प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये सेकंड लार्जेस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है भारत की। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, और इसका प्रयोग जो है वो एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में और वायर्स बनाने में किया जाता है। बॉक्साइड इज द रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टर्स। बॉक्साइड जो है वो रॉ मटेरियल है जो स्मेल्टर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट के रूप में भी काम करता है स्टील के, कॉपर के, जिंक के, लीड के, इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं जो नीचे लिखी गई हैं। आई एम गोना रीड दैम। नंबर 1, लाइट इन वेट, वजन में ये हल्की होती हैं। रेसिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन के लिए रेसिस्टेंट मतलब काई वगैरह नहीं आती। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की अच्छी कंडक्टर्स हैं, मैलेबल हैं। बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ जब इनको मिक्स किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री है नेक्स्ट आपका टॉपिक। द केमिकल इंडस्ट्री कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें लार्ज और स्मॉल दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं। ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, और इसकी ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। पहला आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक केमिकल्स होती कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा एंड कॉस्टिक सोडा। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, अब ऑर्गेनिक केमिकल्स में जो चीज़ें ऐड होती हैं, दे आर द पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक, जिसका प्रयोग सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाई स्टफ बनाने में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग खेतों में हम करते हैं नॉर्मली, है ना, लाइक यूरिया, पोटास, जिंक और खाद बोलते हैं इसको। The fertilizer industries are centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea. Nitrogenous fertilizers centered होती है ये, ज़्यादातर यूरिया हो गई या फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फास्फोट DAP एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं विच हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, पोटास और नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का प्रयोग किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, मतलब गुजरात हो गया, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरला बहुत ज़्यादा मात्रा में कम से कम आधा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री इज बीइंग कट फ्रॉम इट्स सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, दिस इंडस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। इसमें आपकी ऑटोमोबाइल्स में अपने ट्रक्स हो गए, बसेस हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स इसमें आते हैं। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स मतलब एक चीज़ में से कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड दिल्ली, और ये इंडस्ट्री जो है वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जिस फ्रॉम ट्रांजिस्टर से लेकर टू द टेलीविजन तक, टेलीफोन हो गया, सेलुलर टेलीफोन, टेलीफोन एक्सचेंज,
radars, computers, and many other equipment required by the telecommunication industry. और भी बहुत सारे equipment जो telecommunication industry के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं. This industry has generated employment in India. और इस industry में की वजह से बहुत सारा employment generation भी हुआ है भारत में. बेंगलुरु is known as the electronic capital of India. बेंगलुरु जो है वो electronic capital of India के नाम से जाना जाता है. उसके बाद इसमें आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एक्चुअली अभी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की. वी हैव गॉट द लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ दीज industries, but at the same time they pollute the environment also. So environment को भी pollute करते हैं. Industries are responsible for 4 types of pollution. 4 प्रकार का जो pollution होता है इसके लिए responsible हैं air, water, land and noise. सबसे पहले एयर पोल्यूशन की हम बात करें. हालांकि हम लोग क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, but फिर भी I am little impressing on it. Air pollution is caused by the presence of a high proportion of undesirable gases. एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत प्रकार के मतलब बनता जो है यूज होता है बहुत अलग अलग प्रकार की अनडिजायरेबल गैसेस से विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द एनवायरमेंट. सच एज अब गैसेस कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज. स्मोक जो है वो निकलता है, एमिट होता है केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक kiln से, रिफाइनरीज से एंड स्मेल्टिंग प्लांट से. एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू एयर पोल्यूशन. और जो फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाने का जो काम करते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है. इट एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ. और ये बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है, एनिमल्स की हेल्थ को प्रभावित करता है और प्लांट्स की. बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर एज होल. और मतलब इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एवरीवन. वाटर पोल्यूशन है इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही इंडस्ट्रियल वेस्ट से की वजह से होता है. एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द वाटर. और फिर जो एफ्लुएंट जो गंदगी पानी में भेजी जाती है, रिवर्स में भेजी जाती है बगैर ट्रीटमेंट के. द इंडस्ट्रीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन आर. जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर पोल्यूशन के लिए वो हैं आपकी पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्रीज. थर्मल पोल्यूशन देखिए ऑफ वाटर अकर्स. थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स. जब थर्मल प्लांट से या फिर गर्म पानी फैक्ट्रीज से रिवर में एज इट इज बहा दिया जाता है तब उस केस में थर्मल पोल्यूशन होता है. नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा शोर की वजह से होता है, सबको पता है. कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइक्लिंग. सबसे पहले पानी का प्रयोग जो है वो कम किया जाए या फिर मिनिमाइज कर दिया जाए टू रीयूज. पानी को दोबारा से यूज करके या रिसाइकिल करके. हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए जिससे कि वाटर के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पूरा किया जा सके. ट्रीटिंग हॉट वाटर. और गर्म पानी जो होता है फ्लुएंट्स होते हैं उसको पहले ट्रीट करें, उसके बाद रिवर्स में रिलीज करें. Particulate matters in the air can be reduced. The fitting of smoke stacks factories. बड़े बड़ी चिमनियाँ लगाई जाएँ जिससे कि पॉल्यूशंस कम हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सपेक्टर लगाए जाएँ, फैब्रिक फिटर्स हों, स्क्रवर्स, जिसकी वजह से धुआं जो है या फिर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो सीधे सीधे आकाश में चला जाए डायरेक्टली एंड दिस शुड नॉट बी डिस्टर्ब ऑन द प्लैनेट अर्थ. Smoke can reduce and there are so many other ways also to reduce the pollutions on the earth. Okay guys, thank you for today.